हेलो गाइस, नमस्कार। हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर 6 क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो उसका सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तुषार है। ये अपने रिश्तेदार की शादी दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। तो उस रेल में खिड़की वाली सीट मिल जाती है, तो वो बाहर का नज़ारा देखने लगता है। हम सब भी अगर ट्रेन में बैठते हैं ना, साइड वाली कुर्सी पे बैठते हैं, क्योंकि बाहर देखना होता है, मज़ा आती है। तो वो देखता है कि गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ी है और पेड़ पौधे खेत खलिहान सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा उसके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की, बस इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो वे क्या यात्रा के लिए यूज़ करते थे। क्या वे सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे, या किसी और साधन का यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा होगा, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मतलब आखेटक या खाद्य संग्राहक वो होते हैं जो जगह जगह से भोजन इकट्ठा करते हैं, फिर अपना जीवन यापन करते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। पहला कारण ये था कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे, तो आसपास के पेड़ पौधे फल फूल जानवर खाकर समाप्त कर देते थे, तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पौधे और पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते होंगे। और चौथा कारण ये कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। कई नदियाँ जो झीलें होती हैं, उसमें कभी पानी रहता है कभी सूख जाता है। तो झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता था, इसलिए ऐसी नदियाँ और झीलों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के हाथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे भाल कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में भी किया जाता था। ये देख रहे, पहले इस तरह के औजारों का पत्थरों को काट के इस तरह के औजार बना के उनका उपयोग किया जाता था। ये आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप है जिसमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई हैं। भीमबेटका, बुज्रहोम, मेहरगढ़, कोलकाता, कोल्ड हवा, महागढ़ा, इनाम गांव बहुत प्रचलित जगह थी पहले के समय पे। चलिए देख लेते हैं। इसमें जो लाल त्रिकोण वाले वो जो पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। चलिए
आप इसे देख लीजिएगा। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए ऐसे लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। चलिए देखते हैं इस चित्रकला में क्या बोला गया है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ ही दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश और धूप हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं। पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल वो स्थान होता है जहाँ पे पुरानी चीज़ें मतलब औजार, बर्तन, इमारतें, ये सब चीज़ें मिल जाए, इनके अवशेष मिल जाए या इनसे उस टाइम की कुछ भी पुरानी चीज़ हमें मिल जाए, वो पूरा स्थल कहलाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में उन्हें वहीं छोड़कर चले गए होंगे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते थे। इन पुरास्थलों के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब देखते हैं आग की खोज कैसे हुई। कुरनूल गुफा, अरे यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल गुफा के पास। इसका मतलब है आरंभिक के लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। ये क्या है देख लेते हैं। नाम और तिथियाँ कैसे होते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे थे। आरंभिक काल में आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल बोलते थे। यहाँ दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मतलब 20 लाख साल और 12,000 साल, इसके बीच के जो जितना भी समय है इसको माना जाता है पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मानी मध्य पाषाण युग बोलते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम पहले ही बताए तो बता दिए हैं। चलिए अरे आगे देख लेते हैं, कुछ नहीं है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़ के अपनी ज़रूरतों के अनुसार इनका पालन पोषण करते थे या भोजन बनाते थे। उस टाइम पे मछली को भी महत्वपूर्ण भोजन के रूप में माना गया है। अब कहते खेती और पशुपालन की शुरुआत भी हो चुकी थी उस टाइम पे। वहाँ उस टाइम के लोग खेती कैसे होती है और पशु कैसे पाल के अपना जीवन यापन करते हैं वो देखते हैं। इस दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे कि यह अनाज कहाँ उगता है, कब पककर तैयार होता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद ही पैदा करना सीख लिया।
धीरे धीरे वो कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। जैसे ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या होती है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह से कि यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों को भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। अब हम नए जीवन में धीरे धीरे बदल गए। पहले लोग खेती करते थे, खुद ही सब काम करते थे। आज हम उसका हाइब्रिड रूप देखते जा रहे हैं। उसी गेहूं के 10 प्रकार देखने मिलते हैं, उसी प्रकार जौ के आज 10 प्रकार देखने मिलते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी हैं। नवीन जीवन शैली के बारे में देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, पहले महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। इस तरह से वो अपने अनाज को काफ़ी लंबे समय तक संग्रह करके रख पाते थे, जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। जानवर भी बच्चे देते थे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पहले के लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। समय आने पे जब उनके पास नहीं होता था, कुछ नहीं बचता था खाने को, तो उन पशुओं को भी मार के वो उनका मांस खा के अपना जीवन यापन करते थे। ये भी एक कारण था कि वो पशुओं को पालते थे। बहुत सी हमें जगह मिली है जहाँ पुरातत्वविदों ने साक्ष्य मिले हैं कृषकों के और पशुपालकों के। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि
इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां की भी पहचान कर सकते थे। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे बुर्ज रोम, जो कि इस समय कश्मीर में है, कि लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर अलग आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार और उनका अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण का प्रयोग लगातार होता रहा होगा। कुछ औजार हड्डियों से बने होते थे। ये देखिए, इस तरह के औजार थे जिनसे लोग अपना जीवन मारने, पशुओं से बचने के लिए या सब फसलें काटने के लिए इस तरह के औजारों का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। इनमें वो अनाज भर कर सुरक्षित रखते थे या पानी भरने के काम आता था। नवपाषाण युग के पुरास्थलों के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों के उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ रहे होंगे? ये ज़रूरी नहीं है। जगह जगह के हिसाब से लोग अपना अपना विकास होता है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने में काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों में दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के प्रमाण भी मिले हैं। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी पालन सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इसमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। इसलिए प्रत्येक घर में 4 और उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। हम देख सकते हैं चित्र में मेहरगढ़ ये कमरे हैं। इसमें कुछ में सामान इकट्ठा करते होंगे, अनाज वगैरह भरते होंगे, कुछ में वो रहते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आज भी ऐसा होता है, जब इंसान कोई ख़त्म हो जाता है, इसको दफनाते हैं तो उसके साथ उसकी जो फेवरेट चीज़ें होती हैं उनको भी डालते हैं। ये होता है। चलिए, इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। नए नए वीडियोज़ आगे के चैप्टर्स के लिए बनाएंगे। चलिए, थैंक यू।